नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग मित्रों जो है पढ़ रहे थे थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट में हम लोगों ने पढ़ लिया अधिगम निर्योग्यता बालक, प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, दिव्यांग बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, सृजनात्मक बालक पढ़ लिए थे। उसी के क्रम में आगे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चिंतन। यानी जो ये चिंतन शब्द है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो चिंतन शब्द को अंग्रेजी में थिंकिंग कहते हैं। तो इस चिंतन शब्द में हम लोग पहले जो पढ़ेंगे, इस चिंतन का अर्थ पढ़ेंगे। चिंतन का हम लोग पहले अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ पढ़ने के बाद में हम चिंतन की परिभाषा पढ़ेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है। फिर हम परिभाषा पढ़ेंगे। फिर हम चिंतन के विषय में विशेषताएं पढ़ेंगे, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं पढ़ेंगे। उसी के क्रम में हम चिंतन के सोपान पढ़ेंगे, फिर हम चिंतन के प्रकार पढ़ेंगे। इस प्रकार जो है हम लोग जो है चिंतन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं कि चिंतन का अर्थ क्या होता है। चिंतन का हम लोग अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। चिंतन का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, किसी समस्या समाधान हेतु मानसिक क्रिया या प्रयास जो किया जाता है उसे हम चिंतन कहते हैं। यानी कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए जो हम लोग जो है मानसिक प्रयास करते हैं, क्रिया करते हैं, उसे हम चिंतन कहते हैं। चिंतन एक जटिल प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिंतन कैसी प्रक्रिया है, तो चिंतन एक जटिल प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन के द्वारा ही जो है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है या व्यक्ति है जो चिंतन करता है। और इस चिंतन में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो इस चिंतन में तर्क, कल्पना, स्मृति, विचार, तर्क, कल्पना, स्मृति, विचार और क्या सब सम्मिलित होता, अनुमान जो है आदि चिंतन में सम्मिलित होते हैं। क्योंकि चिंतन में जब तक यह प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होगी तब तक जो है मनुष्य चिंतन नहीं कर पाएगा। तो चिंतन में कौन कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, आपने देखा तर्क, कल्पना, स्मृति, विचार, अनुमान। जब तक सम्मिलित नहीं होगा तब तक व्यक्ति चिंतन नहीं कर पाता है। ये गुण केवल मनुष्य में ही पाए जाते हैं, इसीलिए मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा जो है मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है और ऐसा मेरा भी मानना है। चिंतन के विषय में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो पहली परिभाषा दी है चिंतन के विषय में, जो पहली परिभाषा दी है वो दी है आइजेंक ने दी है। किसने दी है? आइजेंक ने परिभाषा दी है। आइजेंक ने क्या बताया
तो आइजेंक ने बताया कि चिंतन वास्तविक जगत में व्यवस्था स्थापित करती है। क्या बताया कि चिंतन वास्तविक जगत में व्यवस्था स्थापित करती है। चिंतन वास्तविक जगत में व्यवस्था स्थापित करती है, ऐसा जो है आइजेंक ने कहा। अगली परिभाषा रास की है, एक मनोवैज्ञानिक रास हैं। उन्होंने जो है चिंतन के विषय में क्या परिभाषा दी है, तो रास ने बताया कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। बहुत अच्छी बात रास ने बताई। रास ने बताई कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। और इसी के क्रम में जो अगली परिभाषा दी है वो दी है जेम्स ड्रेबन ने। और जेम्स ड्रेबन ने बताया कि चिंतन जीव जगत और वातावरण के प्रति चैतन्य स्थापित करती है। जेम्स ड्रेबन ने क्या कहा, जेम्स ड्रेबन ने कहा कि चिंतन जीव जगत में चिंतन जीव जगत और वातावरण के प्रति, जीव जगत व वातावरण के प्रति चैतन्य स्थापित करता है। तो प्यारे बच्चों, ये तीन परिभाषाएं जो है चिंतन के विषय में जो महत्वपूर्ण हैं, उनकी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। इसी के क्रम में हम देखते हैं कि चिंतन की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके विषय में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। चिंतन की विशेषताएं। यहां से टीटी सीटेट सुपरटेट में एक दो क्वेश्चन बनते हैं। चिंतन की विशेषताएं। पहली विशेषता यह है कि चिंतन उद्देश्य अथवा लक्ष्य आधारित हो। कैसा चिंतन हो? उद्देश्य अथवा लक्ष्य आधारित हो। यानी चिंतन की प्रक्रिया वही होगी जिसमें कोई ना कोई उद्देश्य हो और उस चिंतन का कोई ना कोई लक्ष्य हो, उद्देश्य हो। दूसरी जो है कि चिंतन करते समय बालक क्रियाशील रहता है। चिंतन करते समय बालक क्रियाशील रहता है। क्योंकि जब तक बालक क्रियाशील नहीं होगा तब तक भी चिंतन नहीं कर पाता। अगली बात यह है कि चिंतन का संबंध किसी न किसी, चिंतन का जो संबंध होगा, चिंतन का संबंध किसी न किसी
न किसी चिन्ह, प्रतीक, चिंतन का संबंध किसी न किसी चिन्ह, प्रतीक, भाषा, चिंतन का संबंध किसी न किसी चिन्ह, प्रतीक, भाषा या संकेत से होता है। संकेत से होता है, क्योंकि जब प्राणी बालक चिंतन करता है तो उसका जो है संबंध किसी न किसी चिन्ह, प्रतीक, भाषा या जो है संकेत से होता है। ये चिंतन की विशेषताएं हैं। अगली इसकी विशेषता है कि चिंतन जो है समस्या समाधान पर आधारित हो। चिंतन क्या? चिंतन करते समय चिंतन समस्या समाधान पर आधारित है। यानी जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक भी चिंतन करने का कोई उद्देश्य, लक्ष्य नहीं होता है। इसी के क्रम में देखते हैं कि चिंतन जो होता है वो वास्तविकता को पता लगाने के लिए होता है। चिंतन क्या है? चिंतन के द्वारा बालक वास्तविकता को का पता लगाता है। चिंतन के द्वारा बालक वास्तविकता का पता लगाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो चिंतन की विशेषताएं वो 5 होती हैं, वो हम लोगों ने जो है चर्चा किया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो चिंतन के सोपान कितने होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चिंतन के जो सोपान होते हैं वो कितने होते हैं। तो चिंतन के जो सोपान होते हैं, चिंतन के जो सोपान होते हैं वो मुख्यतः 4 होते हैं। चिंतन के जो सोपान होते हैं वो 4 होते हैं। तो वो 4 कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला सोपान है कि समस्या का उत्पन्न होना। समस्या का उत्पन्न होना। ये तो पहले नंबर का था कि समस्या का उत्पन्न होना। दूसरे नंबर का यह है फिर जो समस्या होगी उसमें अनुमान लगाना। जो समस्या होगी उसमें अनुमान लगाना। तीसरा सोपान है अनुमान लगाने के बाद बालक समस्या समाधान करता है। 3 नंबर क्या है? समस्या समाधान। अनुमान लगाने के बाद मनुष्य समस्या का समाधान करता है और फिर 4th नंबर पर फिर क्या करता है? उसका निष्कर्ष करता है। 4th नंबर पे है उसका निष्कर्ष करता है। क्योंकि जब कोई समस्या उत्पन्न होगी तो बालक पहले अनुमान लगाएगा कि समस्या ये उत्पन्न कैसे हुई, किस प्रकार उत्पन्न हुई। फिर वो समस्या को समझेगा, उसको दूर करने का प्रयास करेगा, तो समस्या का वो समाधान करेगा। फिर उस समस्या का जब समाधान कर लेगा तो उसको जांचेगा कि किस प्रकार जो समस्या थी उसका हम लोग निराकरण कर पाए या नहीं कर पाए। इस प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो चिंतन है इसके जो है 4 सोपान होते हैं। अब हम लोग
देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो चिंतन के सोपान पढ़े, अब देखते हैं कि चिंतन भी जो है कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि चिंतन के प्रकार। तो ये जो चिंतन होता है, आपको बता दें, तो ये मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का चिंतन होता है? चिंतन 6 प्रकार का होता है। चिंतन कितने प्रकार का होता है? तो चिंतन के प्रकार, चिंतन के प्रकार। और ये पूछा जाए कि चिंतन कितने प्रकार का होता है, तो ये चिंतन 6 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहले प्रकार का चिंतन होता है उसे हम प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहते हैं। पहला इसका मतलब जो चिंतन है वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, इसी को मनोवैज्ञानिकों ने मूर्त चिंतन भी कहा है। यानी प्रत्यक्षात्मक का मतलब होता है कि जो प्रत्यक्ष हो, सामने हो। मूर्त का मतलब भी वही कि जो सामने हो। ये पहले प्रकार का चिंतन होता है। इसके विषय में हम जो है 2 लाइनों की चर्चा करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो सामने आई वस्तु के बारे में जो बालक चिंतन कर लेता है उसे प्रत्यक्षात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन कहते हैं। यानी हमारे सामने कोई भी समस्या हो और उसके विषय में यदि हम चिंतन कर ले तो कैसा चिंतन हुआ? वो मूर्त चिंतन हुआ। और उस समस्या का हम समाधान कैसे खोजते हैं? तो हम लोग जो है उद्दीपक के द्वारा, यानी इंद्रियों के द्वारा हम समस्या का समाधान खोजते हैं। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा। और इंद्रियां आप लोग देखें कि कितनी होती हैं? इंद्रियां ये जो है 5 होती हैं। इंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन सी? जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। ये हमारे शरीर की 5 इंद्रियां होती हैं। आंख से जो है, जिसको हम देख करके बता दें कि ये कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, पतला है, मोटा है, छोटा है, बड़ा है, उसको हम आंख से देख करके बता दें। ये इंद्रियां हैं। दूसरी इंद्रिय हमारी कौन सी है? नाक है। यानी किसी चीज को हम सूंघ करके बता दें कि ये कैसा है, स्माइल से बता देते हैं। ये भी हमारी इंद्रियां हैं। अगला है कि कान के द्वारा कोई चीज हम सुन करके जो है बता दें कि ये क्या क्या बात कर रहे हैं। ये भी इंद्रियां हैं। अगला है ये त्वचा, किसी चीज को हम स्पर्श करके बता दें, तब भी ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन है। अगला है जीभ, यानी किसी चीज का हम टेस्ट लेकर के, स्वाद लेकर के बता दें कि ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कैसा है। तो ये इंद्रियों के द्वारा जो चिंतन होता है उसे हम प्रत्यक्षात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन कहते हैं। अगला जो चिंतन है वो चिंतन है, यानी दूसरे नंबर का जो चिंतन है वो कैसा चिंतन है? अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन। और इसी को मनोवैज्ञानिकों ने दूसरे नाम से कहा, तो इसी को प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहा है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ये चिंतन किस प्रकार का होता है? इस चिंतन में समय, स्थान, दूरी, भार, लंबाई, चौड़ाई आदि के बारे में जो चिंतन होता है उसे हम
अमूर्त चिंतन कहते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने कोई वस्तु दिखाई भी नहीं देती है और उसके विषय में यदि हम चिंतन कर ले तो वो कैसा चिंतन हुआ? वो अमूर्त चिंतन हुआ। जैसे आपने कभी एक शेर को देखा है, चिड़ियाघर में देखा होगा, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शेर के कितने पैर होते हैं। आप तो क्लास में बैठे हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि शेर के कितने पैर होते हैं, कितनी आंखें होती हैं, कितने कान होते हैं। अब क्लास में शेर तो नहीं है, लेकिन आपने उसको कभी देखा था, आज उसको नहीं देख रहे हो, लेकिन प्रश्न आज पूछा जा रहा है, तो आप उसके विषय में, वो आपके सामने नहीं है, फिर भी उसके विषय में आप चिंतन करके बता दोगे कि शेर के 2 आंखें होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं। यानी जो वस्तु हमारे सामने नहीं है उसके विषय में जो है हम चिंतन करके जो बता दें, वही कैसा चिंतन? अमूर्त चिंतन कहलाता है। 2 प्रकार का यहाँ हम चिंतन पढ़ लिए। जो तीसरे प्रकार का चिंतन होता है वो कल्पनात्मक चिंतन होता है। कैसा चिंतन होता है? कल्पनात्मक चिंतन होता है। कल्पनात्मक चिंतन होता है, यानी किसी के बारे में हम कल्पना करके बता दें कि वो कैसा होगा, तो कैसा चिंतन हुआ? कल्पनात्मक चिंतन होता है। क्योंकि सूर्य के पास कोई आज तक पहुंच नहीं पाया है, लेकिन एक अनुमान से बताया जाता है कि सूर्य कैसा है? लगभग गोल है। तो एक कल्पना के आधार पर हम सूर्य के विषय में जो बता देते हैं, वो कैसा चिंतन हुआ? कल्पनात्मक चिंतन हुआ। चौथे नंबर का जो चिंतन है, यानी जो चौथे नंबर का चिंतन है वो कौन सा चिंतन है? तो वो अपसारी चिंतन कहलाता है। अपसारी चिंतन, इसी को मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मक चिंतन कहा है। सृजनात्मक चिंतन। अब अपसारी चिंतन और सृजनात्मक चिंतन तो एक ही है, लेकिन अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? क्वेश्चन यहाँ से एक बार टीटी में पूछा गया कि अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ये जिसने कहा है वो आपका ऑप्शन क्या होगा? जेपी गिलफोर्ड ने कहा है। जेपी गिलफोर्ड ने जो है अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन कहा है। इसमें क्या होता है? यानी किसी समस्या का समाधान जो बहुविध द्वारा हो, अनेक प्रकार से हो, कई प्रकार से हो, अलग अलग प्रकार से हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं या सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन जैसे किसी बालक से आप पूछो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो बता देगा कि लखनऊ है। लेकिन ये जो लखनऊ क्वेश्चन है, ये चाहे जिससे पूछो, चाहे जितने बालकों से पूछो, सबका आंसर यही आएगा कि लखनऊ है। लेकिन क्वेश्चन घुमा दीजिए, आप बालक से क्वेश्चन करिए कि जो लखनऊ की, यूपी की जो राजधानी लखनऊ है, उस लखनऊ में क्या क्या खास है, क्या क्या वहां देखने लायक है, क्या क्या लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं, तो सारे बच्चों के आंसर अलग अलग होंगे। कोई तो बताएगा कि लखनऊ में जो है रूमी दरवाजा बना हुआ है,
कोई तो बताएगा कि छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा है, कोई बताएगा लखनऊ में चिड़ियाघर है, कोई बताएगा कि लखनऊ में घंटाघर भी बहुत अच्छी जगह है, कोई बताएगा कि लखनऊ में जो है इंटरनेशनल स्टेडियम भी है। इस प्रकार से जो है जो अलग अलग एक सवाल का कई प्रकार से जो है उत्तर देना क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। यदि बालक से कहो कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं जोड़ो तो उत्तर 8 आए, तो कोई बालक तो बताएंगे कि 2 + 6 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा, कोई बालक बताएगा कि 1 + 7 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा, कोई बालक बताएगा कि 3 + 5 जोड़ दो 8 हो जाएगा, कोई बालक बताएगा कि 4 + 4 जोड़ दो 8 उत्तर हो जाएगा। यानी आपका सवाल क्या था, एक था, उत्तर उसके कितने आ गए, अनेक आ गए। उसी को क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं। आई होप आप सब लोगों के समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो होता है वो कैसा चिंतन है, वो यानी 5वें नंबर का जो चिंतन है उसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन क्या होता है, यानी किसी समस्या समाधान के लिए केवल बताए गए रास्ते द्वारा ही हल कर पाना क्या है, अभिसारी चिंतन है। यानी एक बालक को बता दिया गया कि यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो वही बालक रट लेता है, एक ही बार। यह बालक से बता दिया गया कि ये स्कूल है आपका और ये घर है, इसके बीच की जो रास्ता है ये वाला रास्ता है। बालक से बताया गया कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है और रास्ता आपकी ये है। यानी बताए गए रास्ते द्वारा ही जो है पहुंचना अभिसारी चिंतन कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं, इसी को मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया है, अभिसारी चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने इन द बॉक्स कहा है। क्या कहा है, इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। इससे पहले हम लोग जो है अभिसारी चिंतन पढ़े थे, इसको मनोवैज्ञानिकों ने कहा, क्या कहा है आपको उस समय बताना भूल गए, तो इसको मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। और अभिसारी चिंतन को इन द बॉक्स कहा है। हम लोगों ने 5 प्रकार का चिंतन पढ़ा। जो छठे प्रकार का चिंतन है, वो जो चिंतन 6 प्रकार का है, इसे तार्किक चिंतन कहते हैं। तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन कहते हैं। मनोवैज्ञानिक को ने इसे दूसरे नाम से भी जाना है, तो इसे विचारात्मक भी चिंतन कहते हैं। विचारात्मक चिंतन, विचारात्मक चिंतन कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि जो है तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन किसने कहा है, तो तार्किक चिंतन को विचारात्मक जो चिंतन कहा है वो मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूबी ने कहा है। किसने कहा है, जॉन ड्यूबी ने कहा है। ये जो तार्किक चिंतन होता है, ये उच्च प्रकार का चिंतन माना जाता है। उपरोक्त के 5 चिंतन इसमें सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जो है चिंतन पढ़े, चिंतन के प्रकार पढ़े। आगे एक चीज और हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, और वो ये है
एक मनोवैज्ञानिक है वुडवर्ड ने। कौन है? वुडवर्ड। एक मनोवैज्ञानिक वुडवर्ड है और वुडवर्ड ने 1954 में चिंतन के यानी 1954 में वुडवर्ड ने एक जो है चिंतन पर एक पिरामिड बनाया। कब बनाया? 1954 में चिंतन पर एक पिरामिड बनाया। चिंतन पर एक पिरामिड बनाया। वो कैसा पिरामिड है इसको हम लोग जो है देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है पिरामिड बनाया। इस प्रकार से जो है वुडवर्ड ने पिरामिड बनाया। जो बताया पहले नंबर पर चिंतन, वो बताया कैसे बताया? वो बताया प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन। दूसरे क्रम में जो बताया वो बताया कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन यानी पहले नंबर पर प्रत्यक्षात्मक और दूसरे नंबर पर कल्पनात्मक। और जो तीसरे नंबर का बताया वो प्रत्यात्मक चिंतन बताया। कैसा बताया? प्रत्यात्मक चिंतन। और जो चौथा नंबर का चिंतन बताया वो कैसा बताया? तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन 1954 में इस चिंतन के द्वारा जो है वुडवर्ड ने समझाने का प्रयास किया। वुडवर्ड ने जो चिंतन की है, जो उम्र बताई, ये जो प्रत्यक्षात्मक चिंतन है इसकी जो उम्र बताई 1 से 2 वर्ष के बालक। 1 से 2 वर्ष के बालक की ये उम्र बताई जो प्रत्यक्षात्मक चिंतन करते हैं। 5 से 6 वर्ष बताई। 5 से 6 वर्ष बताई जो कल्पनात्मक चिंतन करते हैं। 7 वर्ष प्रत्यात्मक चिंतन बताई। 7 वर्ष और 15 वर्ष क्या बताया? तार्किक चिंतन। इस प्रकार बताया वुडवर्ड ने कि किस उम्र के बच्चे जो है कौन सा चिंतन करते हैं। एक पिरामिड के रूप में जो है वुडवर्ड ने समझाने का प्रयास किया। लेकिन पियाजे जो मानते हैं वो 7 वर्ष के चिंतन को आत्म केंद्रित चिंतन मानते हैं। मतलब इन सभी को या जीन पियाजे की दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने क्या माना? इस चिंतन को आत्म केंद्रित चिंतन माना है। आत्म केंद्रित चिंतन। अब क्वेश्चन वुडवर्ड के अनुसार पूछा जाए तो ये है, और यदि पियाजे के अनुसार पूछा जाए तो पियाजे ने 7 वर्ष के बालकों तक के चिंतन को आत्म केंद्रित चिंतन माना है। आई होप आप लोग समझे होंगे। इसी के क्रम में अब हम लोग जो है पढ़ेंगे समस्या समाधान। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बंद कर दीजिए।